Hello, a very good afternoon to all of you. Welcome to Hindu Newspaper Analysis. So let's start the day with an important article in Hindu edition today. The very first article is the Nitish must resign, say Lalu after center rules out special category status for Bihar. तो सेंटर ने अभी बिहार में क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांगा था, लेकिन सेंटर ने जो बिहार का रिकमेंडेशन है उसको क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ऑपोजिशन जो है बिहार में दे टारगेटेड नीतीश कुमार ऑन मंडे आफ्टर द सेंटर रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू द स्टेट। ठीक है, तो विल लुक इनटू व्हाट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। सबसे पहला क्या है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है। ठीक है, टू बी एबल टू गेट द स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लेने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टेट को कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ती है, और ये है एक किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ गडकिल फॉर्मूला। ठीक है, गडकिल फॉर्मूला के बेसिस पे ये याद रखेंगे, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है इट इज बेस्ड ऑन द व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन द गडकिल फॉर्मूला। तो गडकिल फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी गई है, अगर ये फुलफिल करता है तो स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। सबसे पहले क्या है, दे नीड टू हैव हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन। ठीक है, या तो जैसे प्लेन लैंड ना हो, हिली एरिया हो, डिफिकल्ट टेरेन हो, मतलब वहाँ इजी एक्सेस ना हो कम्युनिकेशन का, मोड ऑफ कम्युनिकेशन का, मतलब ट्रांसपोर्टेशन एज इन, दे देन दे नीड टू हैव लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो, और साइजेबल शेयर ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, जो ट्राइबल लोगों की आबादी है वो क्या है, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी या तो कम हो या उनका शेयर साइजेबल हो। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर जो रखा गया है, एक बेंचमार्क रखा गया है, उसको एक्सीड ना करे। दे मस्ट बी इन अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर्स, वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन में हो जो किसी नेबरिंग कंट्री से बॉर्डर लाई करता हो। जैसे बिहार के केस में क्या है, नेपाल उसका नेबरिंग कंट्री है ना, कंट्री के क्या है, नेपाल उसका क्या पड़ेगा, नेबरहुड में है। तो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर कोई नेबरिंग कंट्री है, पास में कोई अगर दूसरा देश है, तो एक थ्रेट बना रहता है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो दैट मीन्स कि ये भी एक क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गडकिल फॉर्मूला, कि दे मस्ट बी इन अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन, है ना। ऐसा नहीं है कि सभी क्राइटेरिया फॉलो करना है, अगर दो तीन क्राइटेरिया भी फॉलो करता है तो दे कैन डिमांड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ठीक है, देन दे मस्ट बी इकोनॉमिकली एंड इंफ्रास्ट्रक्चरली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली भी वो बैकवर्ड है और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहां पे, तो दोनों केसेस में वो बैकवर्ड है, तो दे कैन आस्क फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। एंड द लास्ट वन इज दे मस्ट हैव अ नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फिनेंसेस, मतलब उनके स्टेट फिनेंसेस जो है, स्टेट फाइनेंस यानी स्टेट का जो एक्सचेकर है उसमें रेवेन्यू के बहुत सारे सोर्सेज नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूला नहीं उन्होंने डिवाइस किए हैं जिससे कि वो एक प्रॉपर रेवेन्यू कमा पाए जिनको स्टेट रन करना थोड़ा इजी हो जाए। तो these are the five parameters or requirement which state have to fulfill to get the special category status. पहला क्या था, they need to have a fully and a hilly and a difficult terrain. Then they need to have a low population density or a sizable share of the tribal population. And third one is they must be in a strategic location along borders with neighboring country. And they must be economically and infrastructurally backward, and they must have a non-viable nature of state finances. These all recommendation are on the basis of Gad-Gill formula, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, देन ये जो आइडिया है ना स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, ये इंट्रोड्यूस हुआ 1969 में। वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1969 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो आइडिया है ये फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन है ना, फाइनेंस कमीशन मैंने आपको बताया क्या है, कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसके बारे में संविधान में आर्टिकल 280 के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग वन चेयरपर्सन होता है और 4 अदर मेंबर होते हैं। एंड दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हु, दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी क्या है, 16 फाइनेंस कमीशन भी क्या है, 16 फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, जिसकी वर्किंग स्टार्ट होगी 1 अप्रैल 2026 से, एंड विच विल बी चेयर्ड बाय अरविंद पंगडिया साहब। ठीक है, अभी चल रहा है 15th फाइनेंस कमीशन, जिसको कौन हेड करते हैं, जिसको हेड कर रहे हैं एन के सिंह। तो जो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन है इसके रिकमेंडेशन पे ये जो आइडिया है ना स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1969। और जो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन है इसको चेयर कर रहे थे महावीर त्यागी, है ना, महावीर त्यागी, याद रखेंगे किसके चेयरमैनशिप में जो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का डिमांड है ये रेज किया गया,
So it was raised, or rather it was introduced on the recommendation of Fifth Finance Commission, who was chaired by Mahavir Tyagi. क्यों किया गया? टू बेनिफिट सर्टन बैकवर्ड स्टेट, जो स्टेट बैकवर्ड है इन टर्म्स ऑफ, जैसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, उनका जो जो टेरेन है वो हिली टेरेन है ना? तो इस क्राइटेरिया पे एट दैट टाइम दिस वाज प्रोवाइडेड टू, जब ये इसका इवोल्यूशन हुआ तो उस समय असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड को दिया गया। तो जो आइडिया है SCS का, यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का, ये सबसे पहले फॉर्मुलेट किया गया अप्रैल 1969 में, व्हेन द गडकिल फॉर्मूला ऑफ फंड एलोकेशन वाज क्लियर्ड बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, है ना? पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अब तो नीति आयोग है, तो उसमें एक NDC होता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते थे। और इसने क्या है, फंड एलोकेशन जो है क्लियर किया पहले इन तीनों राज्यों के लिए, असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड के लिए, बेस्ड ऑन द गडखिल फॉर्मूला। तो सबसे पहला तो सवाल ये हो गया कि किस फॉर्मूला के बेसिस पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ गडखिल फॉर्मूला। देन 1969 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया ये, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, हु वाज चेयर्ड बाय महावीर त्यागी। ठीक है। तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे और भी बहुत सारे स्टेट को जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया व्हेन दे अटेन स्टेटहुड। तो ये सब्सिक्वेंटली बढ़ता चला गया, फिर हिमाचल को मिला, देन मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल, मिजोरम, रिसेंटली फिर उत्तराखंड को मिला 2001-2 में। तो इसकी डिमांड हमेशा रेज की जाती है। तो एट प्रेजेंट 11 स्टेट हैं जिनके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है इन द कंट्री, इंक्लूडिंग असम, नागालैंड, देन वी हैव हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, Arunachal Pradesh, Mizoram, Uttarakhand, and Telangana. Telangana is the newest state of India, which is accorded the status as it was carved out of another state, Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश से बाहर आने की वजह से, मतलब मतलब बंटवारा होने की वजह से, इसके स्टेट फिनेंसेस को काफी ज्यादा हिट किया, एंड दे रेज द डिमांड कि हमें भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए। तो तेलंगाना न्यूली स्टेट है, जो मतलब एट प्रेजेंट जो रीसेंट स्टेट है, जिसको अभी क्या दिया गया, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश और बिहार भी जो है, अभी देखा होगा आपने, चुनाव में समीकरण बदल गया था, तो बिहार और आंध्र प्रदेश का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बैकिंग हो गया। अगर गवर्नमेंट की इनकी बैकिंग नहीं मिलती तो माइट बी अ केस की सरकार बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता मोदी साहब को। तो इन्होंने भी क्या है, इसी का फायदा उठाते हुए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड करी। उड़ीसा भी डिमांड कर रहा है। तो व्हाट बेनिफिट, क्या बेनिफिट मिलता है वैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांगने से? तो बेनिफिट ये है इन स्टेट को कि इनको एक स्पेशल असिस्टेंस मिलता है, सेंटर के द्वारा एक स्पेशल असिस्टेंस दिया जाता है, जिसमें कि 90% जो पैसा है, मान लो 100 रुपए है, 100 रुपए में से 90 रुपए जो है वो ग्रांट के फॉर्म में मिलेगा, और 10% लोन के फॉर्म में मिलेगा, फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ग्रांट मिल गया है ना, ग्रांट पे तो लोन का इशू है नहीं, 10% ही लोन है, तो इनको ये बेनिफिट एंजॉय करते हैं कि सेंट्रल के द्वारा एक स्पेशल असिस्टेंस मिलता है। उसमें 90% जो पैसा है वो ग्रांट के फॉर्म में मिलता है, और 10% क्या है, लोन के फॉर्म में मिलता है, फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और जो नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उनके लिए नॉर्मल जो सेंट्रल असिस्टेंस है वो 30% ग्रांट है और 70% लोन है। देखो इनको लोन का अमाउंट कितना ज्यादा है, दैट मीन्स कि इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पर अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल रहा है तो सिर्फ 10% का मीगर लोन है ना, स्टेट के ऊपर। और वैसे कितना है, नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो स्टेट इंजॉय कर रहे हैं उनके लिए 70% का लोन। तो दिस इज द असिस्टेंट दे आर गेटिंग बाय having the special category status. तो special category status जो है were also provided, special plan assistance भी दिया जाता है, बहुत सारे स्टेट को स्पेशल इंपॉर्टेंस दे के दिया जाता है। तो यही सारी चीजें हैं। अब बाकी क्या है कि अगर मान लो कि कुछ फंड अगर रह गए, उनको पैसे मिले हैं और कुछ फंड रह गए, तो वो लैप्स नहीं करेगा, है ना? लैप्स नहीं करेगा, दैट मीन्स कि वो ऐड हो जाएगा सब्सिक्वेंट ईयर्स में। बाकी उनको फिर टैक्स कंसेशन भी मिलता है बहुत सारे, जैसे GST टैक्स रेजिम है, उसमें अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल गया और वो किसी चीजों को पूरा नहीं कर पाए, तो उनको उसमें भी कई बार टैक्स रेजिम में कंसेशन दे दिया जाता है। अब ये है कि बिहार और आंध्र प्रदेश क्यों डिमांड कर रही है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, और क्या इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट देना फिजिबल है या नहीं फिजिबल, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो बिहार जो है ये जब जब बिहार और झारखंड, पहले झारखंड बिहार एक में ही था, तब जब झारखंड बिहार से अलग हुआ 2000 के अंदर, तब से ही बिहार क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहा है। और क्या है, किस बेसिस पे किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा था तब से ही कि जो झारखंड है दैट इज अ मिनरल रिच स्टेट, है ना? और बिहार के पास इतना ज्यादा मिनरल नहीं है, तो बिहार मिनरल डेफिशिएंट हो गया है, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी बहुत पुअर हो गई है। तो बिहार इज डिमांडिंग फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट सिंस 2000।
एक एक वो भी है कि बिहार क्या है, पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया है एज पर द सेंट्रल मल्टी डायमेंशनल, एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है, उसमें उसमें गरीबी रेखा में बिहार क्या है, सबसे पुअरेस्ट स्टेट है। तो अभी देखा था हमने जैसे क्या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बैकवर्ड है, तो दे कैन डिमांड फॉर अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ऐसा कहा जा, एक एस्टिमेट के हिसाब से क्या है, 52% जो आबादी है बिहार की, उनको तो ना ही क्या है, नाइदर दे हैव प्रॉपर एक्सेस टू रिक्विजिट हेल्थ एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, है ना, हेल्थ एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड नहीं मिल पा रहा है उनको। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दे आर demanding for. While the state meets most of the criteria for special category state status, it does not fulfill the criteria of क्या है, हिली टेरेन एंड जोग्राफिकली डिफिकल्ट एरियाज। मतलब हमने देखा था ना, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में बहुत सारे डिमांड थे, तो कुछ क्राइटेरिया तो जो स्टेट है वो मीट कर रहा है, जैसे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस है, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है, ठीक है, मिनरल नहीं है, दे आर नॉट, फिर उनके यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन की आबादी भी साइजेबल है। पर जो ये है क्या, जो क्राइटेरिया है हिली टेरेन का और जोग्राफिकल डिफिकल्ट एरियाज का, ये वाला क्राइटेरिया बिहार क्या है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अब आंध्र प्रदेश की बात देखते हैं, तो जब आंध्र प्रदेश का बाइफरकेशन हुआ 2014 में, इससे क्या बना, तेलंगाना इससे बाहर आया। तो यूपीए गवर्नमेंट जो थी सेंटर में, उन्होंने प्रॉमिस किया कि आंध्र प्रदेश को क्या करेंगे हम, जो उनका हैदराबाद अलग होने की वजह से क्या हुआ है, जो रेवेन्यू में लॉस हुआ है, दे विल कॉम्पनसेट फॉर इट, है ना। ये डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, हम उन्हें भी क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे। तो टुडे आंध्र प्रदेश इज एसेंशियली क्या है, एग्रेरियन स्टेट। एग्रेरियन स्टेट क्या होता है, जिसकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती है। तो इनका इकोनॉमिकली ये भी थोड़े से पहले की तुलना में कमजोर हो गए, जिसकी वजह से ह्यूज रेवेन्यू जो है वो डिसेबिलिटीज, एज इन की रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है जितना दोनों स्टेट जब एक में थे तब बन पा रहा था। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वुड मीन हायर ग्रांट इन एड टू द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंटर, तो दैट्स व्हाई आंध्र प्रदेश इज आल्सो आस्किंग फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अब फिजिबिलिटी क्या है, 14th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, वो एक बर्डन है सेंटर के रिसोर्सेज पे। कैसे बर्डन है भाई, बर्डन ऐसे है कि क्या है, सेंटर को अपने, मान लो कई बार क्या होता है कि अपने जो पॉलिटिकल मैंडेट में जो वादे करते हैं उसकी वजह से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना पड़ता है, जिससे फंड का जो डिवोल्यूशन है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। और क्या है, और उसकी वजह से क्या है, कई बार ऐसा भी होता है कि जिनको मिलना चाहिए उनको ना मिलके किसी और को मिल जाता है, तो पॉलिटिकल माइलेज की वजह से भी कई बार ऐसा होता है। और कहा जा रहा है, इन ऑर्डर टू प्लग द रिसोर्स गैप विदाउट एक्सटेंडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जो टैक्स डिवोल्यूशन है स्टेट का, उसको 14% किया गया था। मैंने आपको बताया था ना, एक फिगर बताया था कि 13th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से पहले कितना डिवोल्यूशन ऑफ फंड था, 32%। मैंने बताया था ना एक बार आपको, फाइनेंस कमीशन में दो तरह का होता है, एक क्या होता है वर्टिकल डिवोल्यूशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या है, जिसमें सेंटर स्टेट को क्या करता है, एक डिविजिबल पूल बनाता है और उसके बेसिस पे ही दे जाता है। और हॉरिजॉन्टल क्या है, दैट इज अमंग स्टेट, जैसे मान लो बिहार, झारखंड, यूपी, इनको कितना कितना पैसा दिया जाएगा, ये इसी फॉर्मूला से डिराइव होता है। तो 13 फाइनेंस कमीशन में कितना दिया था, डिवोल्यूशन ऑफ फंड कितना, डिविजिबल पूल था, दैट इज 32%। 14 फाइनेंस कमीशन ने इसको 10% बढ़ा दिया और कर दिया कितना, 42%। एट प्रेजेंट जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन, वो डिविजिबल पूल कितना है उसका, 41% है ना, 41%। क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन तक क्या है, जम्मू कश्मीर भी स्टेट था, बाद में जम्मू कश्मीर भी क्या है, अब दो यूटी में बदल गया, लद्दाख और जम्मू में। तो इसकी वजह से क्या है, जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड है, टैक्सेबल पूल है, उसको कम कर दिया गया। तो यही कहा गया। अब देखते हैं, 16th फाइनेंस कमीशन इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द फॉर्मूला कि टैक्स डिवोल्यूशन सेंटर स्टेट के बीच में क्या होगा। इनका काम कब से शुरू हो रहा है, अप्रैल 1 2026 से। तो ये देखते हैं किस तरह से स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है, ये दोनों स्टेट को किस तरह से इनके स्टेटस को अपलिफ्ट करते हैं, और कैसे ये टास्क क्या आसान हो पाता है या और भी मुश्किल हो जाता है। और क्या है, एक करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, 16th फाइनेंस कमीशन को कौन हेड करेंगे, अरविंद पंगरिया साहब। अरविंद पंगरिया साहब कौन है, ये पहले नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन थे। नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 2015 में ये बॉडी आई थी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अब ये एक आर्टिकल है कि हाउ एंड व्हेन कैन अ बिल बी डीम्ड एज अ मनी बिल। ठीक है, ये मनी बिल एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक आर्टिकल 110 के अंदर मेंशन किया गया है कि मनी बिल क्या होगा। ठीक है, इसके ऊपर ही है कि मनी बिल में क्या क्या होता है चीजों को लेके। तो एक बहुत ही आसान सा मैंने क्या किया, आपको एक डिफरेंशिएशन कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया रादर, कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस है।
मनी बिल आर्टिकल 110 में मेंशन किया गया है। फाइनेंस बिल आर्टिकल 117 में दो क्लॉज है, 1 और 2 उसके बारे में। मनी बिल का मतलब है कि ये एक्सक्लूसिवली क्या है, फिनेंशियल मैटर्स, ऐसे फिनेंशियल मैटर से डील करता है जो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 110 में मेंशन है। बहुत सारी क्राइटेरिया है ना, इतना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जुडिशरी एंड क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखो आप कि आर्टिकल 110 के अंदर मनी बिल के बारे में बताया गया है। और जो भी फिनेंशियल मैटर आर्टिकल 110 में डिस्कस किए गए एक्सक्लूसिवली फिनेंशियल मैटर के बारे में, दैट कम अंडर द मनी बिल। ठीक है, और जो फिनेंस बिल है उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब चीजों के बारे में है। ठीक है, और ये एक तरह का कैसा गवर्नमेंट बिल है, फाइनेंस बिल एक ऑर्डिनरी बिल है। मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, बस दो चीजें याद रखनी है। मनी बिल कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 110 में है। और मनी बिल को सिर्फ आप लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से आता है, क्या आता है पहला, कि मनी बिल हमारे आर्टिकल 110 के अंदर मेंशन्ड है और मनी बिल का इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगा। ठीक है, लेकिन जो फिनेंस बिल है इसके अंदर आर्टिकल 117 क्लॉज 1 जो है ये तो लोकसभा में ही होगा सिर्फ, लेकिन 117 क्लॉज 3 दोनों हाउस में से कहीं पे भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मनी बिल आपको जब मूव करना है तो आपको प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगेगा। ठीक है, तो ये बस आप थोड़ी थोड़ी चीजें जान लीजिए क्या है आर्टिकल 110 के अंदर क्या मेंशन है, कि मनी बिल क्या होता है। मनी बिल क्या होता है, जो एक्सक्लूसिवली ऐसे फिनेंशियल मैटर के बारे में डील करता है जो आर्टिकल 110 के अंदर मेंशन है। और मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये लिखा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन सर्टेन कैटेगरी ऑफ बिल दैट डील विद द फाइनेंशियल मैटर एज मनी बिल एंड फाइनेंशियल। तो 110 में जो है वो मनी बिल है, और 117 क्लॉज 1 और क्या है, 117 क्लॉज 1 एंड 2 में जो डिस्कस है वो है फाइनेंस बिल। ठीक है, तो बस इतना जानने की जरूरत है आपको कि मनी बिल क्या है और अदर बिल क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मनी बिल के बारे में। अब देखते हैं कुछ और क्या है इम्पोर्टेंट न्यूज में हमारे। अभी कल इकोनॉमिक सर्वे आया था, ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे के बाद एक दिन के बाद बजट आता है, जैसे आज की डेट में बजट आ चुका है। तो आने वाले क्लासेस में विल डिस्कस अबाउट द बजट, व्हाट आर द चेंजेस गवर्नमेंट ब्रिंग इन द बजट, है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा कह रहा है कि सर्वे ऐसा कह रहा है कि जो हमारा इकोनॉमी है वो 7% की ग्रोथ से ग्रो करेगा। प्री कोविड के लेवल पे वापस आ गया है, कोविड के दौरान काफी डिप कर गया था पर अब वापस यू क्या है, यू शेप रिकवरी ले चुका है इकोनॉमी हमारा, और 7% से ग्रो करेगा, विच इज वेरी गुड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, एक इसमें क्या है, एक ये आप याद रखेंगे, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है भाई साहब, हमारे वेरी सॉरी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, वी अनंथा नागेश्वरन, ये याद रखने की जरूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, करंट अफेयर्स। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, देखो ये यही क्या है, सर्वे को, ठीक है, सर्वे लेके आते हैं, कौन है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है हमारे, ये है वी अनंथा नागेश्वरन, नागेश्वरन, वी अनंथा नागेश्वरन, याद रखेंगे, वी अनंथा नागेश्वरन। ठीक है, अब जब बजट आ जाएगा तो फिर हम इसको और ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको बता दिया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है। शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं जो ये लोकसभा के मेंबर के तौर पे ओथ ले रहे हैं। ठीक है, बंगाल के आसनसोल सीट से जीते हैं ये। तो ये कुछ कुछ न्यूज़ है। ब्यूरोक्रेट्स पोस्ट ऑन डिसेबिलिटी कोटा स्पार्क डिबेट ऑनलाइन। तो ये सारी चीजें हमारे अभी कर्नाटका में काफी बवाल चल रहा है ना, उन्होंने वर्किंग आवर्स को बढ़ाने की बात की है। काफी ज्यादा बिल, अभी बिल के ऊपर भी हमने रिसेंटली बात किया है। तो दिस इज, यही सब न्यूज में है आज तो अपने। और देखते हैं व्हाट नेक्स्ट, है ना। ब्रेन ईटिंग अमीबा, पैम हम डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी एमिबिक मेनिंजोफिलाइटिस, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं, क्योंकि ये नर्व सेल को डैमेज कर देता है। ये सब वो अपने उसके बारे में है कि मेंटल हेल्थ एक की ड्राइवर है इंडिविजुअल नेशन डेवलपमेंट में। मतलब मेंटल हेल्थ को क्या है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेंटल हेल्थ को अगर आप इग्नोर करेंगे तो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट नहीं होगा, और इंडिविजुअल का डेवलपमेंट नहीं होगा तो नेशन का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो एक क्या है, वीसीएस साइकिल है।
कि मेंटल हेल्थ को क्या है, इग्नोर नहीं करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और फिर कह रहे हैं इंडिया है शिफ्टेड टू वुमन लेड डेवलपमेंट, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़, कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो फीमेल रेट पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है, विच इज अ गुड साइन। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रोज टू 37% इन 2022-23 फ्रॉम, पहले देखा गया कि क्या है 2017-18 में फीमेल पार्टिसिपेशन जो है 23% था, है ना। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो अब ग्रेजुअली बढ़ के कितना हो गया, 37% हो गया। तो ऐसी चीजों के बारे में बताया इकोनॉमिक सर्वे में। मनरेगा जॉब डिमांड टू नो इंडिकेटर ऑफ डिस्ट्रेस, है ना, जॉब डिमांड बढ़ रहा है, तो मतलब इन सब की चीजों के बारे में जब बजट आएगा तो विल डिस्कस, है ना, बजट से सवाल पूछे जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हीट स्ट्रेस जो है इज मोर देन अ डिग्री ऑफ कंसर्न, जो हीट स्ट्रेस हो रहा है ना, वो कंसर्न से भी बड़ा है। क्यों भाई? क्योंकि हीट की वजह से क्या है, इसके बहुत सारे हेल्थ इम्पैक्ट हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट स्ट्रोक होता है, हीट क्रैम्प होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है, यानी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाता है एंड फिजिकल इंजरी हो जाता है। तो एक एक आईपीसीसी बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, विच स्टेट टू रिटेन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत है, और हेल्दी लाइफ जीने के लिए क्या है, हमें क्या है, इन्वायरमेंट पे ध्यान देने की जरूरत है, और बहुत यही सब स्टेप दिया गया है कि वर्किंग आवर कितने होने चाहिए। हीट स्ट्रेस पे क्या है, ये लेबर जो जो काम करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को भी इम्पैक्ट करता है। और मतलब क्या है, इम्पैक्ट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब रीजन वाइज रीजन डिपेंड करता है, कहीं पे मान लो हीट ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो ये रीजन वाइज डिपेंड करता है, और जेंडर वाइज भी अलग अलग हीट का इम्पैक्ट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो वर्क फोर्स में बहुत सारा डिस्पैरिटी आता है, और प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन करती है, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी तो इवेंचुअली क्या होगा, इफिशियंसी ऑर्गेनाइजेशन की घट जाएगी। तो यही इसमें हाईलाइट किया गया है कि इसके लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाना चाहिए, कि हम हीट वेव को कैसे प्रिवेंट करें और मैनेज करें। तो जितने भी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है भारत सरकार में, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, उनसे कोलैबोरेट करें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और एक प्रॉपर डिजाइन प्लान करें और एक गाइडलाइन बनाएं, ताकि हम प्रिवेंशन और मैनेजमेंट ऑफ हीट वेव कर पाए, है ना, दोनों रूरल और अर्बन एरिया दोनों के ऊपर फोकस किया जाए, जहाँ पे जैसी जरूरत है उस हिसाब से जनरल पॉपुलेशन जो है वहाँ की, उसको मद्देनजर लेते हुए एक एक प्लान बनाया जाए, है ना। तो यही है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है, एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, सबको कोलैबोरेशन में लिखा जाए, और जो ज्यादा वल्नरेबल हैं उनको पहले प्रायोरिटाइज किया जाए, और उसी तरह से सबसे सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, और अगर कुछ ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट होने वाला है आने वाले टाइम में, तो पहले से ही वार्निंग दी जाए। तो ये हमेशा ये कहा जाता है कि प्रोएक्टिव होना ज्यादा जरूरत है, रादर देन बीइंग रिएक्टिव, है ना। प्रोएक्टिव इज द नीड ऑफ द आवर, है ना, प्रोएक्टिव होना चाहिए, या तो आप ब्यूरोक्रेसी में या जुडिशरी में हो, प्रोएक्टिव होना चाहिए। पहले से ही आपको अंदेशा भापना पड़ेगा, एंटिसिपेशन करना पड़ेगा, रादर देन की चीजें हो जाए और फिर रिएक्ट करना, है ना। तो प्रोएक्टिव मेजर की जरूरत है, रादर देन बीइंग रिएक्टिव। और और क्या कहा जा रहा है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक एसडीजी 11 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11, जो कहते हैं कि सस्टेनेबल सिटीज बनाना है, रहने लायक शहर होने चाहिए, और जितने भी मतलब क्या है, जो बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए वो डिजास्टर रिजिलियंट होना चाहिए, इन द सेंस की मतलब जो भी एरिया है जो जिस डिजास्टर जोन में पड़ता है उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाए, तो एक प्रॉपर पाइपलाइन और एक एक प्रॉपर तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना चाहिए, और फाइनली क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन को तरीके से इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, ताकि पॉलिसी पैरालिसिस ना हो जाए। तो यही चीजें हैं, है ना। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। गिग इकोनॉमी है ना, गिग इकोनॉमी के बारे में अपन बात कर चुके हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर एंड नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर। प्लेटफॉर्म वर्कर यानी जो ऐप बेस पे काम करते हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, है ना। और नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर में जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, तो इनके लिए भी लेबर लॉज के ऊपर बात किया गया है कि इनके क्या है, इनका जो इनका भी जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट में, ये आते हैं कहाँ से, ये इनफॉर्मल जॉब्स में कहते हैं, और इनकी 19-20% परसेंटेज है इनका। तो इनको भी क्या है, इनके लिए भी एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट होना चाहिए, कोड होना चाहिए, ताकि वर्किंग इनके भी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर हों, और एक सर्टेन वेज फिक्स करना चाहिए कि उतना वेज तो इनको मिले ही मिले। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मनी बिल वी हैव डिस्कस्ड। तो दिस इज ऑल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू एवरीवन।